हेलो स्टूडेंट, मैं ऐमान सिद्दीकी स्वागत करता हूं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। यानी कोई प्राकृतिक संख्या है 6 टू द पावर n, क्या यह संख्या शून्य पे समाप्त हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे, यदि कोई संख्या है वह शून्य पे समाप्त होता है ना, तो उसका जो गुणनखंड होता है वह 2 इंटू 5 के रूप का होता है। 2 इंटू 5 के रूप का होता है, तभी यह क्या होता है, यह शून्य पे समाप्त होता है। जैसे मान लीजिए 5 दूना 10 हो गया। अब इसे मान लीजिए हमारा 20 ही ले लें, ये शून्य पे समाप्त हुआ ना। अगर हम 20 ले लें तो इसका भी यदि हम प्रोडक्ट करें तो 2 की पावर 2 इंटू 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका ये क्या दे देगा, शून्य पे समाप्त हो जाएगा। कोई भी नंबर यदि शून्य पे समाप्त हो रहा है ना, तो इसका मतलब उसमें 2 और 5 का क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, तभी वह संख्या किस पे समाप्त हो रहा है, शून्य पे समाप्त हो रहा है। बात ये समझने वाली है, यदि कोई भी संख्या है वह शून्य पे समाप्त हो रही है, यदि नोट्स में लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। यदि कोई संख्या है जो शून्य पे समाप्त हो रही है, इसका मतलब ये है कि उस संख्या में जो गुणा किया गया है वह 2 और 5 का मल्टीप्लाई हुआ है। इसे मान लीजिए हमारा 100 को ले लें, 100। अब 100 को हम लिख सकते हैं 10 गुणे 10। अगर हम इसको और लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5। अब इसको हम फाइनली लिख सकते हैं 2 की पावर इंटू 2 इंटू 5 की पावर 2। तो इस संख्या 100 में भी क्या हुआ है, 2 और 5 का मल्टीप्लाई किया गया है, तभी यह संख्या किससे समाप्त हो रहा है, शून्य पे समाप्त हो रहा है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और 6 का गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड, और देखते हैं कि क्या वह शून्य पे समाप्त हो रहा है, उसका मल्टीप्लाई 2 और 5 के रूप का है। यदि 2 और 5 के रूप का होगा तो शून्य पे समाप्त होगा, और नहीं होगा तो शून्य पे समाप्त नहीं होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हल, यानी सॉल्यूशन, हल। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग 6 टू द पावर n का क्या निकालेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अब ये बताइए, हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 इक्वल टू लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 3 का पावर क्या दे देगा, n दे देगा। तो क्या ये जो हम लोग 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं उसमें 2 और 5 का मल्टीप्लाई हुआ है, नहीं हुआ है ना, तो इसलिए ये संख्या क्या होगा, शून्य पे समाप्त नहीं होगा। यहां से लिख लेंगे जबकि किसी भी प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड खंड 2 इंटू 5 की पावर n
के रूप का होता है तो वह शून्य पर समाप्त होता है। समाप्त होता है यानी अभी हम बताए हैं यदि कोई भी प्राकृतिक संख्या है वह शून्य पे कब समाप्त होगा, जबकि उसका प्रोडक्ट 2 और 5 के रूप का हो। यानी जबकि उसका हम अभाज्य गुणनखंड निकाले या मल्टीप्लाई करें तो उसका मल्टीप्लिकेशन किस रूप का होना चाहिए, 2 इंटू 5 के रूप का होना चाहिए, तभी वह संख्या किस पे समाप्त होगा, शून्य पे समाप्त होगा। जैसे मान लीजिए 2 इंटू 5 हो गया, जैसे मान लीजिए 30 हो गया। 30 को अगर हम लिखना चाहते तो लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 5 30। इसमें भी जो प्रोडक्ट किया गया है, इसमें भी जो प्रोडक्ट हुआ है वह प्रोडक्ट किसका है, 2 और 5 को मिला के किया गया है, तभी ये संख्या किस पे समाप्त हो रही है, तभी ये संख्या शून्य पे समाप्त हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे तो वह शून्य पर समाप्त होता है। उसके आगे लिख लेंगे अतः 6 टू द पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। किस पे समाप्त नहीं होगा, शून्य पे समाप्त नहीं होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ये जितना भी बताया गया है, ये जो भी बताया गया है सब रफ कार्य है, इसको हम लोग रफ कार्य के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। ये लेक्चर में लेक्चर 1 में हम लोग ये भाज्य संख्या के बारे में हम लोग पढ़े हैं। भाज्य संख्या क्या होती है, तो उसमें ये बताया गया है भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका गुणनखंड 3 या 3 से अधिक होता है, या इसको दूसरी भाषा में हम ये भी कह सकते हैं, इसका भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिसका एक को छोड़कर अन्य क्या होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए ये हमारा है 10 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5। अब यहाँ देख लीजिए कि 2 और 5 का तो गुणा हुआ ही है, लेकिन इसमें 1 का भी मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें गुणनखंड कितना हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। यही हम बताए ना, इसका जो गुणनखंड होता है वह क्या होता है, 1 को छोड़कर, एक ये भी बताए हैं इसका गुणनखंड जो होता है वह 1 को छोड़कर ठीक ना 2 अन्य गुणनखंड होते हैं। ये हमारा 2 अन्य गुणनखंड हो जाएगा 1 को छोड़ के। अगर दूसरा डिफिनीशन हम ये बताए हैं इसका गुणनखंड क्या होता है, 3 या 3 से अधिक होता है। तो देखिए यहाँ इसका गुणनखंड ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो आइए लेके चलते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, ये हम लोग लिखेंगे हल। हल में दोनों को हम लेके चलें, एक दिया है हमारा, दोनों को एक ही साथ कर लें। ये दे दिया है हमारा 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। यहाँ से इसको हम मार दें लाइन। एक दिया है हमारा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1
प्लस 5। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 13 कॉमन ले लेंगे, करते हैं 7। इसमें से जब हम 13 कॉमन ले लें, बाहर ले लें, तो ये बचेगा 7 गुणे 11 प्लस इन दोनों में हमारा 13 कॉमन हो गया, बाहर ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब इसको वैसे रहने दें। अब ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 11 में 7 का तो ये दे देगा 77, अब प्लस 1 है ये है। अब यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 13 गुणे 77 और प्लस 1 में कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी क्या है, 1 को छोड़कर अन्य 2 क्या है, गुणनखंड है। यहाँ हम 1 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 1 से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ 3 से 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए, ठीक है। अब इसका करें तो इसमें हम, यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है, 5 को कॉमन कर लें, तो ये दे देगा 5, ये देगा 7 × 6, 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 1, करते हैं गुणा, ये होगा 7 छक्के 42, ये दे देगा हमारा 42, 4 के 12, 12 दूना 24 है, 24 से करना 24 है, प्लस 1 दे दिया। अब हम 42 और 24 का मल्टीप्लाई कर लें, 42 हो गया 24, 4 दूना 8, 4 चौको 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8, इसको ऐड कर लें, ये देगा 8 और 6 और 4 में कितना दे देगा, 10 देगा, यानी 0, 8 1 9 1 10, ठीक है, यानी 1008 दे दिया। अब यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 5 × ये दे देगा 1008 प्लस 1, इसको ऐड कर लें, ये देगा 5 × 1008 में 1 जोड़ेंगे तो ये दे देगा 1009। अब यहाँ भी हम देखें तो यहाँ 1 को छोड़कर क्या है, अन्य 2 गुणनखंड है, 1 को छोड़ के। यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 1 से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो इन दोनों संख्याओं में देखा जाए, जो भी संख्याएं दी गई हैं, तो ये दोनों संख्याएं क्या रख रही हैं, 3 गुणनखंड रख रही हैं। एक तो हमारा ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। ये फर्स्ट ले लें, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड ले लें, ये हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड। इसमें भी 3 संख्याओं का गुणनखंड हो रहा है। इसमें भी हम देखें तो एक संख्या ये हो जा रही है, एक संख्या हमारा ये हो जा रही है, इसमें देखें एक संख्या ये भी हो जा रहा है, तो अभी हम बताए हैं, यदि कोई संख्या है वह 3 या 3 से अधिक गुणनखंड रख रही है, तो वह संख्याएं क्या होती है, भाज्य संख्याएं होती है। तो वही बात हम इसमें क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो भाषा के रूप में लिख दें तो लिखेंगे अतः दोनों संख्याएं भाज्य संख्या है क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड कितना है, 3 है। अभाज्य गुणनखंड कितना है, 3 है। ये हमारा रफ कार्य होता है, ये हमारा क्या होता है, रफ वर्क होता है, ठीक है।
तो यही हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अभी हम बताएं भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। दो ऐसी संख्याएं जिनका क्या हो, एक के अलावा दो गुणनखंड हो, या ऐसी संख्याएं जिनका क्या हो, तीन या तीन से अधिक गुणनखंड हो, क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7वां है, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी कोई खेल का मैदान है। क्वेश्चन देखने में लंबा दिया है बट इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा सा है। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को पहले हम लोग समझें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है, खेल के मैदान के चारों ओर कोई वृत्ताकार पथ है। मान लीजिए हमारा वृत्ताकार पथ है, ये हमारा क्या है, वृत्ताकार पथ है। ठीक है, उसके बाद से इस मैदान के एक चक्कर लगाने में कोई सोनिया नाम की कोई लड़की है। सोनिया जो है, इसको अगर हम यस से दर्शा दें तो सोनिया इसका एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लेती है, 18 मिनट लगा देती है इस वृत्ताकार पथ को एक चक्कर लगाने में। ठीक ना, उसके बाद से ये कह रहा है जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि नाम का कोई एक और लड़का है। ठीक ना, इसी मैदान को चक्कर लगाने में 12 मिनट लगा दे रहा है। सोनिया कितना मिनट लगा रही है, 18 मिनट लगा दे रही है। कोई लड़का है जिसका नाम रवि है, यह एक चक्कर कितना में लगाता है, 12 मिनट में लगा देता है। कितना में, 12 मिनट में। ठीक ना, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके माना कि वह दोनों एक स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। अगर हम मान ले कि वह चलना यही एक ही स्थान से क्या किए, प्रारंभ किए, एक ही स्थान से चलना प्रारंभ किए। ठीक है, और एक ही दिशा में चलते गए, एक ही दिशा में, इनका दोनों का डायरेक्शन किधर हो, इन्हीं दिशाओं में हो, इनका डायरेक्शन हो, इन्हीं दिशाओं में इनका क्या हो, डायरेक्शन हो। तो चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। तो हमको यही बता देना है कि जब सोनिया एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगा दे रही है, रवि एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगा दे रहा है ना, और एक ही स्थान से एक ही दिशा में चक्कर लगा रहे हैं, तो वह कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी वह कितने समय बाद वह पुनः इसी प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हमें करना कुछ नहीं है, ये जो दिया है ना, सोनिया द्वारा लगाया गया चक्कर, रवि द्वारा लगाया गया चक्कर में जो टाइमिंग दिया गया है ना, इन्हीं टाइमिंग का क्या कर लेंगे हम लोग, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकाल लेंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं बाबू, हल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हल। तो उसके बाद से लिख लें कि एक चक्कर लगाने में सोनिया कितना मिनट लेती है, 18 मिनट लेती है। 18 मिनट लेती है तथा
या और तथा रवि एक चक्कर लगाने में कितना टाइम ले रहा है? एक चक्कर गाने में कितना टाइम ले रहा है? 12 मिनट लेता है। 12 मिनट क्या करता है? लेता है। क्वेश्चन कह रहा है कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक ना। यहां से लिखेंगे वे दोनों एलसीएम किसका? 18-12 मिनट बाद क्या करेंगे? प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये इतना हम लोग भाषा में लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद से नीचे लिखेंगे अतः 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 2 3 6 और 6 3 18। उसके बाद से 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 2 दूना 4 और 4 में 3 का गुणा करेंगे तो ये दे देगा 12। अब हमें एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम इक्वल टू कितना दे देगा? तो यहाँ से हम लिखें तो देखो यहाँ 2 मिल रहा है तो ये भी रहेगा, ये नहीं मिल रहा है तो ये भी रहेगा, 3 मिल रहा है तो ये भी रहेगा, ये जो नहीं मिल रहा है वो भी रहेगा। इसी का मल्टीप्लाई कर दे 2 दूना 4 4 12, 12 तिहाई 36, यानी 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद वे क्या करेंगे? पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ से लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, भाषा में भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, इतना भी छोड़ देंगे तो आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। तो लिख देंगे अतः 36 मिनट बाद वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का हल हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा एक्सरसाइज आज समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। अगर हमारी वीडियो पसंद आए ठीक हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो कैसा रहा।